हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्तम क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे जो टेस्ट सीरीज हमने बात करी थी 60 क्वेश्चंस जिसमें थे, और हमने 30 क्वेश्चंस के बारे में कल ही डिस्कस कर लिया था। जिन्होंने 30 क्वेश्चंस नहीं देखा है वो प्रीवियस जो है सेशन देख सकते हैं मेरा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बाकी के क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट करेंगे और विस्तार पूर्वक देखेंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि हमने बताया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो कि 1336 ईस्वी में संगम के पुत्रों हरिहर और बुक्का के द्वारा तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर किया था। साम्राज्य की स्थापना की प्रेरणा विद्यारण्य, जो कि ये ऑप्शन गलत था, और अनेकोंदी साम्राज्य की पहली राजधानी थी। कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि शायद हम्पी जो कि राजधानी बनाई गई थी, तो साथियों ये हम्पी जो है बाद में बनी है। सबसे पहले अनेकोंडी बनी थी, फिर हम्पी, फिर पेनाकोंडा। तो विजयनगर साम्राज्य की 3 राजधानियां जो कि बनी, वर्तमान इसकी जो है अनेकोंडी सबसे पहले, इसके बाद में आया हम्पी, इसके बाद में आया पेनाकोंडी। तो दैट इज राइट क्वेश्चंस। और फिर हम 30 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, ये आप देख सकते हैं। और चलिए आगे भी हम विस्तार पूर्वक इसी प्रकार से देखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व, दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व पोटेशियम कैल्शियम, या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम, या फिर कैल्शियम फास्फोरस, या फिर फास्फोरस सल्फर। तो साथियों बोन्स जो हमारी बनती हैं वो फास्फोरस और सल्फर के मिलने से बनती हैं। तो आप याद रखेंगे कि फास्फोरस और सल्फर, फास्फोरस और सल्फर याद रखेंगे कि फास्फोरस और सल्फर जो कि दांतों और हड्डियों दोनों में ये तत्व पाया जाता है। तो बोन जब भी क्रिएट होती हैं बॉडी में, तो मेन तत्व उनका क्या होता है? जो फास्फोरस और क्या होता है? सल्फर। मोती का रासायनिक नाम क्या है? मोती का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट। साथियों कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारे शरीर में जो स्टोन्स बनते हैं, जिसे पथरी बोलते हैं, वो किस तत्व की होती है? तो वो कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप याद रखेंगे कि कैल्शियम सल्फेट जो कि जिसका मोती का रासायनिक नाम है। यकृत को संचारित करने, यकृत को संचारित होने के बाद रक्त में कौन सी अधिक मात्रा होगी? ऑक्सीजन, या फिर आरबीसी, या फिर यूरिया, या फिर कार्बोहाइड्रेट। देखिए ऑक्सीजन, इन्होंने बात करी ऑक्सीजन, आरबीसी, या फिर यूरिया, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। तो यकृत मतलब लीवर में संचारित होने के बाद जो रक्त होता है उसमें रक्त में अधिक मात्रा किसकी होती है? तो अधिक मात्रा किसकी होती है? यूरिया की मात्रा अधिक होती है। साथ ही जो तुम्हारा यकृत होता है लीवर, लीवर में यूरिया की मात्रा सबसे ज्यादा अधिक होती है। इसीलिए जब यूरिन में सबसे ज्यादा जो कि यूरिया ये तत्व पाया जाता है, मेन रूप से यूरिया पाया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित करना है आप लोगों को, जैसे कि भंजन, रबड़, प्रगलन, और भंजन, प्रगलन, हाइड्रोजनीकरण, या फिर वल्कनीकरण। जिसको आपको मैच करना है रबड़, पेट्रोलियम, ताम्र, खाद्य वसा। तो देखिए पहला ऑप्शन जो भंजन है, वो भंजन की क्रिया से पेट्रोलियम का उत्खनन किया जाता है। तो भंजन जो कि पेट्रोलियम, और प्रगलन जो कि आपका हो जाएगा तांबे को क्रिएट करने के लिए, तांबे को प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजनीकरण विधि अपनाई जाती है। और जो हाइड्रोजनीकरण है, प्रगलन की क्रिया से ताम्र का उत्खनन किया जाता है, और हाइड्रोजनीकरण से खाद्य वसा, और वल्कनीकरण से क्या? रबड़। तो इस प्रकार से हम सुमेलित कर लेंगे भंजन पेट्रोलियम, प्रगलन ताम्र, और हाइड्रोजनीकरण जो कि खाद्य वसा, और वल्कनीकरण जो कि रबड़। इस प्रकार से
सम्मिलित कर लेंगे। देखिए कौन सा कीट नहीं है, कौन सा कीट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कई बार अक्सर पूछा जाता है, जहां पर अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर, मकड़ी। इसमें क्या कह रहा है, कौन सा कीट नहीं है। कीट कीट जो कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कीटों का अध्ययन करने वाली कौन सी विज्ञान होती है, तो एंटोमोलॉजी, जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं, एंटोमोलॉजी। तो यहाँ पर कहा गया कि कौन सा कीट नहीं है, कीट कौन सा नहीं है, तो मकड़ी। ये जो मकड़ी है ये कीट की श्रेणी में नहीं आती है, ये कीट की श्रेणी में नहीं आती है। खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर, ये तीनों कीट की श्रेणी में आती हैं, लेकिन जो मकड़ी है वो कीट की श्रेणी में नहीं आती है। सम्मिलित करना है लहसुन और प्याज, मिर्च, अदरक। इनको सल्फोनिक अम्ल, पहला ऑप्शन है सल्फोनिक अम्ल, सल्फर यौगिक, राइजोम और कैप्साइसिन। तो इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, सल्फर में क्या पाया जाता है, प्याज में क्या पाया जाता है, और मिर्च और अदरक। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो है प्याज में दुर्गंध आने लगती है कभी कभी, तो वो किस तत्व के कारण आने लगती है, ये भी क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप याद रखेंगे कि जो प्याज है, प्याज और लहसुन, लहसुन का आप मिलाएंगे सबसे पहले सल्फर, लहसुन का क्या, सल्फर यौगिक, और प्याज सल्फोनिक अम्ल। तो किस कारण से, सल्फोनिक अम्ल के कारण। तो सल्फोनिक अम्ल और लहसुन जो कि सल्फर यौगिक, और मिर्च हो जाएगा कैप्साइसिन। क्या हो जाएगा, कैप्साइसिन, है ना, और अदरक जो है राइजोम। तो ये सारे पदार्थ जो कि पाए जाते हैं। लहसुन में क्या पाया जाता है, सल्फर यौगिक पाया जाता है, और प्याज में क्या पाया जाता है, सल्फोनिक अम्ल पाया जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस कारण से जो है प्याज से आंखों में आंसू आने लगते हैं प्याज काटते समय, तो वो क्या कारण होता है, तो वो सल्फोनिक एसिड के कारण होता है। सल्फोनिक एसिड के कारण ही हमारे आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो सल्फोनिक एसिड आप याद रखेंगे, प्याज में कौन सा एसिड पाया जाता है, सल्फेनिक एसिड, और लहसुन में क्या पाया जाता है, सल्फर यौगिक, और मिर्च में क्या पाया जाता है, कैप्साइसिन, और अदरक में क्या पाया जाता है, राइजोम। अदरक में क्या पाया जाता है, राइजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिजन वो पदार्थ है जो, कह रहा है प्रतिजन वो पदार्थ है, प्रतिजन वो पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, या फिर विषाक्तता के उपचार में प्रयुक्त होता है, या फिर शरीर ताप को कम करता है, शरीर के जो बॉडी टेम्परेचर है उसको डिक्रीज करता है, या फिर प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। तो प्रतिजन जो एंटीजन होता है वो क्या काम करता है, वो क्या काम करता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। रॉन्ग क्वेश्चन। और विषाक्तता के उपचार में प्रयुक्त होता है, ये भी नहीं। शरीर के टेम्परेचर को कम करता है, बिल्कुल नहीं। क्या हो जाता है, प्रतिपिंड के निर्माण में उद्दीप्त करता है, तो ये प्रतिपिंड को जो है प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चंस है कि विटामिन, एंजाइम, हार्मोन्स, प्रोटीन, ये सारे बॉडीज में जो क्रिएशन होते हैं आपके हार्मोन्स और प्रोटीन, एंजाइम, आप जानते हैं विटामिन। तो ये सारे जिसमें आपको बताना है कि पेप्सिन क्या है, कैरोटीन क्या है, और कैरेटिन क्या है, और प्रोजेस्टेरॉन क्या है। तो आपको पता होगा कि हार्मोन्स जो है प्रोजेस्टेरॉन जो कि फीमेल में पाया जाता है हार्मोन्स, और प्रोटीन क्या है, कैरोटीन, पेप्सिन, और विटामिन क्या है, तो विटामिन आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा, विटामिन कैरोटीन, विटामिन क्या, और एंजाइम जो है, एंजाइम क्या हो जाएगा, पेप्सिन, और हार्मोन्स क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोटीन क्या हो जाएगा, कैरेटिन। तो कैरेटिन दैट इज प्रोटीन, है ना, कैरेटिन प्रोटीन, और कैरोटीन जो कि विटामिन होता है, एंजाइम पेप्सिन होता है, पेप्सिन, और प्रोटीन क्या हो जाता है, कैरेटिन। जनन के बाद मानव कि किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजित नहीं होती,
तो क्वेश्चन कह रहा है कि जनन के बाद मानव के किस ऊतक में, किस टिश्यूज में कोई कोशिका मतलब सेल जो होती है वो डाइवर्ट नहीं होती, यानी कि विभाजित नहीं होती है, ये आप लोगों को बताना है। तो कंकाल या फिर तंत्रिका संयोजी जनन। तो क्या होता है कि जो तंत्रिका है उसका विभाजन नहीं होता है, मतलब अन्य सारी सेल डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं या मतलब विभाजित हो सकती हैं, लेकिन जो तंत्रिका तंत्र है वो विभाजित नहीं होती। तो आप याद रखेंगे जनन के बाद में मानव के शरीर में किस ऊतक का, आपके कौन सा टिश्यूज है जिसका विभाजन नहीं होता है, तो कौन सा है, वो तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका को याद रखेंगे। मस्तिष्क और मेरुरज्जु, क्या कह रहा है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली, क्या, मेरुरज्जु और मस्तिष्क पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग हो जाता है। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु में चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से, अगर सूजन आ जाए तो होने वाला कौन सा डिसीज है, वो कौन सा डिसीज होगा, तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। आप याद रखेंगे कि मेनिंजाइटिस रोग जो होता है, जो मेनिंजाइटिस डिसीज है, वो उसका क्या कारण क्या होता है, उसका कारण होता है कि मस्तिष्क और जो मेरुरज्जु है इसकी जो मेम्ब्रेन है, एक तरीके से जो झिल्ली लगी हुई है, अगर उसमें सूजन आ जाए तो फिर ये रोग क्रिएट होने का मेन रीजन रहता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, आपको पता होगा कि वाटर दैट इज नॉट मतलब प्रोड्यूस कैलोरीज। तो आपको पता है कि जो वाटर है उसमें बिल्कुल कैलोरी नहीं होती। तो आप याद रखेंगे कि कैलोरी क्या होता है, शून्य होता है। ये अक्सर कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एक गिलास पानी में यानी कि वाटर में आपके कैलोरीज कितनी मिलती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर कैलोरीज को प्रोड्यूस नहीं करता है, वाटर में कैलोरीज नहीं पाई जाती हैं। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित किया, महर्षि वाल्मीकि का नाम सुना होगा आपने। तो महर्षि वाल्मीकि ने महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थापित है, तो आपको पता है कहाँ स्थापित है, बिठूर में। बिठूर, आप याद रखेंगे बिठूर में महर्षि वाल्मीकि जी बैठे हुए हैं। तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है, बिठूर। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थापित है। कालिंजर का किला, ये वही किला है जिसमें आपको याद होगा कि कालिंजर के किले में ही शेरशाह सूरी की मौत हुई थी दुर्घटना में, जब वो गोला चला रहा था, तोप चला रहा था। तो आपको पता है कि कालिंजर का किला, तो पूछ रहे हैं किस जनपद में कालिंजर का किला स्थापित है। तो आज आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग पता करेंगे कि कालिंजर का किला कहाँ स्थित है, झांसी, चित्रकूट या फिर जालौन। ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, न झांसी में है, चित्रकूट इसमें भी नहीं है, जालौन में भी नहीं है। तो आप लोगों का होमवर्क है ये, आप कमेंट सेशन में आप बताएंगे कि कालिंजर का किला किस जनपद में स्थापित है। उत्तर प्रदेश का पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम, पर्यटन समझते हैं जहाँ पर टूरिस्ट जो है घूमने आते हैं, टूरिस्ट कई यहाँ प्लेसेस हैं पर्यटन प्लेस। तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम कहाँ स्थापित है, पर्यटन विकास निगम कहाँ स्थापित है, आप लोग पता करेंगे कहाँ स्थापित है। तो पर्यटन विकास निगम कहाँ स्थापित है, की स्थापना हुई। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पर्यटन विकास निगम जो उत्तर प्रदेश में है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1972, 1989, 2002। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। तो ये भी आप लोग होमवर्क में देखेंगे। उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया, उत्तर प्रदेश विभाजित हुआ था कितने शस्य जलवायु में, तो 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित हुआ था।
कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में? तो 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में। कितने जलवायु क्षेत्रों में? 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में। 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित हुआ था। कितने जलवायु क्षेत्रों में? 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी है? या उत्तर मतलब ये दिया गया है 2011 में उत्तर प्रदेश यूपी में महिला साक्षरता। दोस्तों पुरुष साक्षरता आपको पता होगा, महिला साक्षरता पूछा गया है वो भी उत्तर प्रदेश की यूपी की, तो आप याद रखेंगे कि 57.2% जो कि उत्तर प्रदेश में जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता है। क्वेश्चन बताएगी कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए कौन सा मैच नहीं है, पश्चिम बिहार और स्थान दिया गया है। पश्चिम बिहार और स्थान, समस्तपुर आपको पता होगा कि रायबरेली में है। कहाँ है? समस्तपुर आपका रायबरेली में है। कहाँ है? रायबरेली। और बखीरा कहाँ है? संत कबीर नगर में। तो बखीरा पक्षी अभ्यारण्य या बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? संत कबीर नगर में। और सांडी कहाँ है? हरदोई में। सांडी कहाँ है? हरदोई में। तो हरदोई में कौन सा है? सांडी जो कि हरदोई में, और बखीरा जो कि संत कबीर में। नवाबगंज प्रयागराज में, ये ऑप्शन गलत है। नवाबगंज प्रयागराज में नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। समस्तपुर जो कि रायबरेली में है, बखीरा संत कबीर नगर में है, और सांडी आपका हरदोई में है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि का मापन इकाई, कह रहा है उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या रही है? मापन इकाई इसमें पूछ रहा है कि मापन इकाई क्या रही है? परंपरागत स्तर से आपको बतानी है। तो परंपरागत क्या रही है? परंपरागत क्या रही है? देखिए हाँ, कह रहा है परंपरागत क्या रही है? तो बीघा जो है परंपरागत भूमि इकाई रही है, भूमि मापन इकाई। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध, क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? केन या फिर रिहंद, रोहड़ी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो परीक्षा बांध आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं, न केन पर है, न रिहंद पर है, न रोहड़ी पर है। आपको पता करना है कि उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? विलियम डिग्बी या फिर BKRV राव या फिर DR गॉडगिल। किसने किया था? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं RD राव, और ये भी नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम, तो आपको पता होगा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं? याद करके जो है बताइएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन जिसे कहते हैं, शायद उसी ने जो है, गेस करिए आप। तो राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, जो कि तो इसमें कोई ऑप्शन, किसी ऑप्शन में ये नहीं है, दैट इज मतलब ये उपर्युक्त में से कोई नहीं। बैंकरों का बैंकर है, बैंकरों का बैंकर कौन है? RBI जो कि बैंकों का बैंकर है। विनिमय साध्य अभिलेख, क्या कह रहा है क्वेश्चन? विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ कब हुआ? 1883 में। कब हुआ? 1883 ईस्वी में। तो 1883 में विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। प्रचंड बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? प्राथमिक क्षेत्र में। कहाँ पर? प्राथमिक क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का था? तो आपको पता होगा जो 2011 में अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व था अधिकतम, वो कहाँ का था? केरल का।
जहाँ का सेक्स रेशियो भी फिलहाल ठीक है, और वर्तमान में तो इंडिया का काफी हाई सेक्स रेशियो पहुंच गया है, जो कि 1026 है, जो कि रिपोर्ट में। हाँ, अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम थी? तो वो कौन सा था? रामपुर। रामपुर रामपुर में जो महिला साक्षरता है वो सबसे कम थी। रामपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पर महिला साक्षरता सबसे कम थी, वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री का अनुपात क्या था? तो पुरुष स्त्री का अनुपात कितना है? 1000 पुरुष और 943 महिलाएं। ये अनुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो शेड्यूल कास्ट जो है उसकी जनसंख्या पॉपुलेशन के मामले में अगर हम देखें तो कौन सा राज्य है? तो यहाँ आपको पता है बिहार, छत्तीसगढ़, नागालैंड, ये तीनों नहीं तो है कौन सा? आपको पता होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, जो कि एमपी की अगर बात करें तो एमपी शेड्यूल कास्ट के मामले में नंबर 1 है। तो शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो किसमें है? बिहार में भी नहीं, छत्तीसगढ़ में भी नहीं, नागालैंड में भी नहीं, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, और है कौन सा? एमपी। भारत में नगरीकरण से जन्म और मृत्यु दर दोनों बढ़ी है, या फिर केवल जन्म दर घटी है, मृत्यु दर नहीं, या फिर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी है? तो नगरीकरण से क्या हुआ है? देखिए, नगरीकरण से जो मेन इफेक्ट पड़ा वो क्या हुआ कि जन्म दर और मृत्यु दर, जो बर्थ रेशियो है और जो डेथ रेशियो है, तो ये दोनों रेशियो जो है घटी हुई है, ये दोनों रेशियो डिक्रीज हुआ, तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी हैं। किस विस्फोटक का नाम नोवेल आयल है? तो कौन सा विस्फोटक है जिसका नाम नोवेल आयल है? तो नोवेल आयल कौन सा है? TNG। कौन सा? TNG। ये एक ऐसा विस्फोटक है जिसे नोवेल आयल बोलते हैं। TNG क्या? TNG, जो कि ऐसा विस्फोटक है जिसे नोवेल आयल कहते हैं, तो ये थे हमारे 60 क्वेश्चंस जो हमने विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे से देखे, और शायद ये माइंड में